Hello, aspirants. Welcome to our current affairs series, India this week, and let's get started with the articles. The first article in the regard is सुपर किलोनोवा. जो पहला आर्टिकल हम आज देखने जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ओके, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सुपर किलोनोवा है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है. दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक समझने होंगे इस आर्टिकल को समझने के लिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको समझना होगा स्टार्स के बेसिक्स के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार. ओके, स्टार क्या होता है, स्टार कैसे बनता है? बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार जो होता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. ओके, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है एक स्टार में. अब स्टार जो है वो बनता कैसे है, सबसे पहले वो हमें समझना होगा. ओके, कुछ पार्टिकल होते हैं, हाइड्रोजन, ओके, एंड हीलियम. इसके पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेबुला. ओके, एक तरह का हाइड्रोजन और हीलियम का डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन और हीलियम का जो डस्ट पार्टिकल होता है, एक तरह का पार्टिकल होता है जिसे हमने नाम दिया है नेबुला. ये हम ज्योग्राफी स्टार्टिंग चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा. इसे नेबुला बोलते हैं. और ये नेबुला, इस पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ता जाता है. ओके, ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल जो हैं ये आपस में कंडेंस होते जाते हैं. ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम के पार्टिकल्स जो हैं आपस में कंडेंस होते जाते हैं इसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और यहां से आपका एक नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टार बन जाता है. ओके, नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टार. ऐसा स्टार जो अभी चमक नहीं रहा है. ओके, इसे बोलते हैं प्रोटो स्टार. ओके, क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टार. तो सबसे पहले आपने देखा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं एज अ डस्ट पार्टिकल. अब उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाता है. ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने की वजह से वहां से एक नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टार डेवलप हो जाता है जिसका नाम दिया जाता है प्रोटो स्टार. ओके, प्रोटो स्टार में अब सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है. ओके, यहां से सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूज होने वाली जो दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं. ओके, यहां से एक सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो कि चलती जा रही है. ओके, सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपका मेन सीक्वेंस स्टार बनता है. ओके, मेन सीक्वेंस स्टार. तो सबसे पहले आपको यह समझना है. ओके, सबसे पहले क्या है, नेबुला है. नेबुला क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का एक मिक्सचर है जिस पर ग्रेविटेशनल का पुल लगता जा रहा है. ग्रेविटी उसे, उसके पार्टिकल्स, हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करती जा रही है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से प्रोटोस्टार फॉर्म हो रहा है. प्रोटोस्टार अभी नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टार है. अब यहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो सस्टेनेबल हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी हो रहा है और वो जैसे सस्टेन्ड हो जाता है यहां पर मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है, जो कि सीक्वेंस स्टार होता है, मेन स्टार, जो कि ब्राइट और डिम होता रहता है, ट्विंकल लिंक करता है. ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए. ये ट्विंकलिंग स्टार होता है. अब यहां पर क्या होता है, जब इस मेन सीक्वेंस स्टार में, मेन सीक्वेंस स्टार में, ये हमारा स्टार है जो अभी मेन सीक्वेंस स्टार है, जो ट्विंकलिंग कर रहा है, ब्राइट होता है, डिम होता है, जिसमें सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन चल रही है. अब यहां पर क्या होता है, इस स्टार में एक इवेंट होता है. इवेंट क्या होता है? इवेंट का नाम है रेड जायंट. ओके, इवेंट का नाम है रेड जायंट. रेड जायंट नाम का एक इवेंट होता है मेन सीक्वेंस स्टार में. अब ये रेड जायंट क्या है, जब इस मेन सीक्वेंस स्टार के से हाइड्रोजन जो है ये खत्म होने लग जाती है, हाइड्रोजन रन्स आउट. ओके, लाल दानव जिसे कहा जाता है हिंदी में, लाल दानव. ओके, रेड जाइंट,
लाल दानव कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस है? जब मेन सीक्वेंस स्टार में हाइड्रोजन रन्स आउट, हाइड्रोजन जो है वो खत्म होने लगती है, हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, तब रेड जाइंट नाम का एक तरह का ब्लास्ट टाइप का, एक एक्सप्लोजन टाइप का एक रिएक्शन होता है। अब यहां से दो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं रेड जाइंट से। ओके, रेड जाइंट दो पार्ट्स में हो सकता है। अगर जब ये रेड जाइंट का जो प्रोसेस है, यहां से अगर जो मास है स्टार का जो मास है, अगर ये लेस देन 1.44, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट, ये 1.44 जो है ये चंद्रशेखर लिमिट है। अगर 1.44 इंटू द मास ऑफ सन, ओके, अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से कम है, ओके, अगर स्टार का मास जो है वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन के कम है, तब यहां पर आपका नेबुला फॉर्म होता है, प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला फॉर्म होता है और यहीं से आपके ड्वार्फ स्टार्स बनते हैं। ओके, ड्वार्फ स्टार्स बनते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ सन। सन के मास से 1.44 टाइम्स मास ज्यादा हो सकता है स्टार का, मतलब जो स्टार का मास है वो चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है। चंद्रशेखर लिमिट से जब ये मास ज्यादा हो जाता है तब यहां पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। कौन सा एक्सप्लोजन होता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भी फर्दर कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, जिससे ब्लैक होल्स बनते हैं, ओके, न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। इसी में अगर हम इसे आगे डिवाइड करते रहते हैं तो आप मान लीजिए यहीं से आपके ब्लैक होल्स बनते हैं, ओके, न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं, जो कि साइज पर डिपेंड करते हैं। अगर हम एक बार में देखना चाहें, सबसे पहले आपको समझना होगा स्टार क्या होता है। स्टार होता है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, वो जहां अगर दो अणु लिए जाएं, तो एटम्स के पार्टिकल लिए जाएं जिनके न्यूक्लियस जो है आपस में मिलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसे स्टार बोलते हैं। स्टार बनता कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का डस्ट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का डस्ट जिसे हम नेबुला बोलते हैं। ओके, ये क्लाउड है एक तरह का, हाइड्रोजन और हीलियम का नेबुला जिसे बोला जाता है, जिसमें ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ग्रेविटी उसे पास में खींचती है, जिसकी वजह से एक नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टार बनता है जिसका नाम है प्रोटोस्टार। ओके, ये भी जगमगा नहीं रहा है। यहां पर जैसे ही ये फ्यूजन रिएक्शन सस्टेन हो जाती है, ओके, एक स्थिर रूप में ये रिएक्शन चलती जाती है, तब उस स्थिर रूप में रिएक्शन होने के बाद ये इल्यूमिनेटिंग स्टार बनता है, जगमगाता हुआ स्टार जो हम आसमान में देखते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार। ओके, जब इस मेन सीक्वेंस स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, जब इस मेन सीक्वेंस स्टार में हाइड्रोजन का जो क्या अमाउंट है, हाइड्रोजन की मात्रा है, वो खत्म हो जाती है, तब एक इवेंट होता है जिसे बोलते हैं रेड जाइंट, जिसे हिंदी में लाल दानव कहा जाता है। ओके, रेड जाइंट इवेंट होता है। अगर इस स्टार का मास जो है वो लेस देन चंद्रशेखर लिमिट है, तब यहां से प्लैनेटरी नेबुला बनता है, ड्वार्फ स्टार्स बनते हैं। अगर उस स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, तब यहां से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो फर्दर क्लासिफाई हो जाता है ब्लैक होल्स में और न्यूट्रॉन स्टार्स में। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। ओके, अब यहां पर हमने देखा कि ये क्या बना, यहां से हमने न्यूट्रॉन स्टार्स बने। ओके, न्यूट्रॉन स्टार्स बने। अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, यहां से याद रखेंगे, एक न्यूट्रॉन स्टार ये है, दूसरा न्यूट्रॉन स्टार ये है। ओके, न्यूट्रॉन स्टार 1 एंड न्यूट्रॉन स्टार 2। ओके, अब यहां पर हो क्या रहा है, जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं, ओके, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में कोलाइड करते हैं, ओके, यहां पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है। ओके, दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा रहे हैं। आपस में जैसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार टकरा जाते हैं, तब यहां से हैवी रेडियो एक्टिव, जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा जाते हैं तब यहां से हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं। ओके, हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम। ओके, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे
मतलब ये गोल्ड और प्लेटिनम जो है इनका साइज बहुत ज्यादा है, हैवी है, और ये रेडियो एक्टिव है, इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ओके, रेडिएशंस निकलती हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे गोल्ड, प्लेटिनम या नियोडाइनियम, ओके, नियोडाइनियम, इस तरह के एलिमेंट्स निकलते हैं। ये हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, नियोडाइनियम हो सकता है। इस तरह के एलिमेंट्स निकलते हैं यहां से, दो न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं, ओके, जब ये एलिमेंट निकल जाता है तब यहां से इसका एक डिकेइंग का प्रोसेस शुरू होता है। डिके का प्रोसेस मतलब ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। डिके मतलब खराब होने, मतलब खत्म होने लगते हैं। ओके, डिके मतलब सपोज आपने देखा होगा कोई भी आप बर्फ रखेंगे अपने हाथ पर तो धीरे धीरे बर्फ पिघलती जाती है, डिके हो रही है वो, ओके, खत्म हो रही है। डेड बॉडी है वो खत्म होती जाती है, तो ये डिके होना शुरू हो जाता है। अब ये डिके होता है तब यहां पर एमिशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एमिशन होता है, लाइट निकलती है इसमें से इन ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना होगा, ओके, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ओके, रेडियो वेव्स, इस तरह की वेव्स होती हैं। तो जब ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तब ये टकराने के बाद हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज करते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, नियोडाइनियम, और धीरे धीरे ये खत्म होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। और डिके होने के बाद क्या होता है, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल पार्ट्स जो हैं स्पेक्ट्रम के, वो लाइट निकलती है। ओके, इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये जो पूरा प्रोसेस यहां पर हुआ है, ओके, ये जो पूरा प्रोसेस जो अभी हमने समझा, इसे बोला जाता है किलोनोवा। क्या बोलते हैं, किलोनोवा। नाम याद रखेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है किलोनोवा। ओके, दो न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में टकराना, दो न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में टकराने के बाद हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, नियोडाइनियम रिलीज करना, जो कि डिके होने के बाद इंफ्रारेड पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम रिलीज करते हैं, एक तरह की रोशनी निकलती है। उस पार्ट, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है किलोनोवा। क्या बोला जाता है, किलोनोवा, ये याद रखेंगे। ओके, अब इसी से एक स्टेप अहेड हो जाता है, किलोनोवा से एक स्टेप अहेड अगर हम आगे चलेंगे तो एक प्रोसेस होता है सुपर किलोनोवा। क्या हो रहा है, सुपर किलोनोवा। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, जो किलोनोवा प्रोसेस हो रहा है, जो अभी हमने किलोनोवा प्रोसेस पढ़ा, उसी की हाई इंटेंसिटी वाला और ज्यादा तीव्र, ओके, इवेंट, इसे सुपर किलोनोवा बोलते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं, ओके, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद और मर्ज होने के बाद, जब ये क्या होते हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड हुए, मर्ज हुए, कुछ इजेक्टेड मास जो है, ओके, उसमें से मास निकलता है, आपने देखा होगा। लेट मी करेक्ट दिस लाइन, इसे डायग्राम से समझते हैं। दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वो आपस में टकराएंगे, ओके, टकराने के बाद क्या होता है, कुछ यहां से मास रिलीज होता है, ओके, मास, ये क्या हुआ, इजेक्टेड मास, ये मास इसमें से निकल के गया। अब ये कभी कभी क्या होता है, ये जो इजेक्टेड मास है ये वापस से आ जाता है, ठीक है, इजेक्टेड मास दोबारा से फॉल हो जाता है, ओके, यहां पर दोबारा से फॉल बैक ऑफ इजेक्टेड मास। ये इजेक्टेड मास जो है दोबारा से उस पर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये जब ये यहां वापस जाता है तो और हीटिंग अप हो जाती है, ओके, हीटिंग अप, सुपरली हीट हो जाता है, ये सुपर हीटिंग अप, यहां से जो हीट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सुपर हीट यहां से रिलीज होती है, ओके, जिसकी वजह से जो ये पूरा इवेंट है ये और ज्यादा ब्राइट हो जाता है एंड ब्लूअर देन किलोनोवा। जो किलोनोवा होता है उससे भी ज्यादा लाइट एमिट करता है, उससे भी ज्यादा हॉट होता है, उससे भी ज्यादा ब्राइट होता है, उससे भी ज्यादा रंगीन रोशनी एमिट करने वाला जो इवेंट है, उसी इवेंट को सुपर किलोनोवा कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर यही पूरी स्टोरी थी इस आर्टिकल की, जो पहला हमने आर्टिकल पढ़ा था सुपर किलोनोवा, ये आप इमेजेस देख पा रहे होंगे, ठीक है।
अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज, ओके, ये सारी इमेज जो हैं, इन इमेजेस को सुपर किलोनोवा कहते हैं। सुपर किलोनोवा क्या है? रेयर काइंड ऑफ कॉस्मिक एक्सप्लोजन, अंतरिक्ष में होने वाला एक तरह का विस्फोट, ओके, जो कि आसानी से नहीं देखा जा सकता, कभी कभी होता है। रेयर काइंड ऑफ कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है जिसमें से हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं जो डिके होने के बाद इस तरह की रोशनी बिखेरते हैं। ये ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपने इस फॉर्म में समझी। सबसे पहले स्टार कैसे बनता है, कैसे रेड जाइंट होता है, उसके बाद किस तरह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जहां से न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और फिर जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करते हैं तब ये किलोनोवा एक्सप्लोजन होता है। इसी में अगर किलोनोवा एक्सप्लोजन में क्या हो, ये जो इजेक्ट मास इसमें से फटने के बाद जो मास निकला वो मास दोबारा से इस पर आ जाता है, तो इसकी सुपर हीटिंग हो जाती है। सुपर हीटिंग होने के बाद ये और ज्यादा ब्लू और ज्यादा ब्राइट कलर का हो जाता है, इसी को बोलते हैं सुपर किलोनोवा। ठीक है, तो यहां से हमने समझा पहला आर्टिकल जो था हमारा सुपर किलोनोवा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट था। ये पूरा आर्टिकल हमने समझ लिया है, होप आपको समझ में आया हो। ओके, इसी को जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तब ये सुपर किलोनोवा इवेंट जो है वो आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इसरो सेट टू लॉन्च मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट। इसरो जो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उन्होंने एक नया अपकमिंग मिशन लॉन्च किया है, LVM M6 मिशन। ठीक है, इसको देखते हैं। इसरो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, LVM-3 M6 मिशन। LVM-3 M6 मिशन, ये मिशन का नाम है जो आपको याद रखना है। LVM-3 M6 मिशन लॉन्च किया है, ओके, जहां से हम एक सैटेलाइट आकाश में डालने वाले हैं, पुट करने ऑर्बिट में डालने वाले हैं, जिस सैटेलाइट का नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ओके, इसके थ्रू ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है वो रिलीज की जाएगी। ठीक है, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है वो रिलीज की जाएगी यहां से। ठीक है, इसरो का ये प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, उसका नाम है LVM-3 M6 मिशन। यहां से एक सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी ऑर्बिट में जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ओके, ये हमने कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ। ओके, यूएसए की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल। यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है AST स्पेस मोबाइल, इसके साथ ये कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत ये सैटेलाइट लॉन्च होगी। ओके, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपकमिंग LVM-3 M6 मिशन, जो कि प्लेस करेगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ओके, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। एक कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल के साथ। ओके, और याद रखेंगे ये एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। ओके, कौन सी सैटेलाइट है ये? दिस इज नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी अगर आप इसे देखेंगे। ओके, तो ये किस चीज के लिए, बेसिकली जो स्मार्टफोन्स हैं उसकी स्पीड को एनहेंस करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है। ओके, दिस इज ओनली, ये इसमें अपने आप में AST स्पेस मोबाइल ऑलरेडी ब्लूबर्ड 1 से लेकर 5 तक 5 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है 2024 में। ओके, ये सिमिलर लॉन्च होगा जिससे मोबाइल ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब जो है वो और ज्यादा एनहेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, बस पूरे आर्टिकल से आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसरो ने अलॉन्ग विद यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल, उसके साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है LVM-3 M6 मिशन, जहां पर ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी। ये सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसको एनहेंस करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है। ओके, दैट वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव अहेड।
अगले आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पोल्यूशन। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में इस चीज़ पर बात कर चुके हैं, पोल्यूशन पर बहुत सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, स्पेशल एक अलग वीडियो अभी हमने बनाई थी जिसमें हमने AQI और ग्रैप के बारे में डिस्कशन किया था, जिस वीडियो में हमने चाइना बीजिंग मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन की बात करी गई थी। ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो वहां से एक क्विक रिकैप हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि इंडिया और चाइना दोनों ही कभी ना कभी एक टाइम पर पोल्यूशन की एक ट्रेजेक्टरी सीवियर एयर पोल्यूशन से गुजर रहे थे, जिसमें बीजिंग ने अपने PM 2.5 के लेवल्स को काफी ज्यादा कम कर दिया। क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बीजिंग्स का। तो यहां से हम बीजिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। याद रखेंगे। तो बेसिकली हम बीजिंग मॉडल को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बीजिंग मॉडल बीजिंग मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एयर पोल्यूशन से लड़ने का जो बीजिंग ने अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो मॉडल बनाया था, वही मॉडल अब हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इसने दो अप्रोचेस फॉलो करे थे। बीजिंग का जो मॉडल है उसमें दो अप्रोचेस फॉलो हुए थे। पहला था एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान, जैसे हमारा ग्रैप है। बट ग्रैप इज ओनली फॉर दिल्ली NCR रीजन। उसी से रिलेटेड जो चाइना ने दिल्ली बीजिंग एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान लॉन्च किया था। कंट्रोल एक्शन प्लान। और दूसरा था इसका ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन। ब्लू स्काई ये दो ऑब्जेक्टिव्स लॉन्च किए थे बीजिंग ने अपने एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए। एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए जो चाइना ने, बीजिंग ने जो मॉडल अपनाया था, उसमें दो पार्ट्स में उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया था। दो पार्ट्स को, 2013 की बात है ये, दो पार्ट्स में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया था। पहला था एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान, और दूसरा था ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन। ब्लू स्काई, नीला आसमान प्रोटेक्शन कैंपेन जो है वो चलाया गया था टू टैकल द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए ये चीज चलाई गई थी। यहां पर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी गई थी, जो रणनीति अपनाई गई थी, स्ट्रेटेजी फॉलो करी गई थी, जिसमें 3 पिलर्स थे उस स्ट्रेटेजी के। 3 पिलर्स थे। सबसे पहले पिलर था कोहेरेंट पॉलिसी। कोहेरेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, जो स्कीम उन्होंने बनाई, वो एक के बाद एक लिंक्ड, आपस में लिंक्ड पॉलिसी थी। ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ हमने क्लीन एयर प्रोग्राम बना दिया है, फिर CAQM बनाया है, तो वो दो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है? डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। दो अलग अलग अथॉरिटी हैं। एक स्कीम अलग चल रही है, दूसरी स्कीम अलग चल रही है। इसकी डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी अलग है, इसकी डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी अलग है। इन्होंने कुछ दूसरा डिसीजन लिया, इन्होंने उसके ऑपोजिट डिसीजन ले लिया। अब दोनों के डिसीजन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अब इन्होंने उस चीज को हटाया, इन्होंने एक कोहेरेंट पॉलिसी रखी कि डिसीजंस विल बी टेकन सेंट्रली एक डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें एक डिसीजन लिया जाएगा और वही इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहला था इनका कोहेरेंट पॉलिसी, और दूसरा था स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मतलब रियलिटी में ऑन ग्राउंड जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी पॉलिसी बनाई गई है, उसको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ कागजों में, सिर्फ पेपर्स पर उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करना है। जैसा कि हम देखते हैं कई चीजें होती हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में, जो ऑन पेपर होती हैं, ऑन पेपर चीजें हो जाती हैं। कई कॉलेजेस हैं जो ऑन पेपर चल रहे हैं, रियलिटी में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए इस चीज को लेकर, ठीक है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के बाद यहां पर रीजनल कोऑर्डिनेशन की बात करी गई थी। अब यहां पर क्या है, दिक्कत यह है कि दिल्ली जो है वो कैपिटल रीजन जो है हमारा दिल्ली, वहां पर अथॉरिटी लेने वाली जो पावर्स हैं वो कोलाइड करती हैं आपस में। अब दिल्ली अपने आप में क्या है, एक बहुत ही क्यूमुलेटिव एरिया है। दिल्ली के साथ आपका गाजियाबाद भी जुड़ता है, नोएडा भी जुड़ता है, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है। अब ये जो भी
जो भी शहर हैं ये दिल्ली के अंडर नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के यहाँ पर रिस्पॉन्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये चाइना से सीखना है, जैसे उन्होंने रीजनल कोऑर्डिनेशन किया था ऐसे ही हमें पूरा दिल्ली एनसीआर का एक मैप और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनानी होगी, तभी ये डिसीजंस इंप्लीमेंट हो पाएंगे। अब दिल्ली में हम कोई पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई हमने एक रणनीति बना ली और वो दिल्ली में इंप्लीमेंट हो पा रही है, लेकिन यहाँ से गुरुग्राम की से पोल्यूशन हो रहा है, अब वो तो दिल्ली तक आएगा ही। फरीदाबाद में कोई पोल्यूशन हो रहा है वो भी दिल्ली तक आएगा, या फिर इस तरफ गाजियाबाद की तरफ कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये एक क्यूमुलेटिव एक्शन प्लान होना चाहिए, रीजनल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये है आपका पूरा बीजिंग मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर दो उन्होंने एक्शन प्लान बनाए थे, ओके, और उसमें 3 स्टेप की स्ट्रेटजी बनाई थी। अब यहां पर और क्या किया था बीजिंग ने कुछ स्टेप्स लिए थे, ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय बीजिंग। बीजिंग ने जो स्टेप्स लिए थे, इस जो भी पॉलिसी अभी हमने देखी, ये पूरी पॉलिसी और ये स्ट्रेटजी के तहत जो स्टेप्स लिए गए थे वो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो लिया था, इट एक्सपेंडेड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ जो यहां पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां थी उन्हें रिप्लेस करके एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी करी गई, ओके। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी हम अपने कंट्री में भी कर रहे हैं, बट अभी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में चल रही है, ओके। एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी किया गया यहां पर, ठीक है। दूसरा स्टेप लिया गया, आइदर दे शट डाउन और रिप्लेस्ड, रीलोकेटेड। क्या रीलोकेट किया गया? पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ओके। चाइना ने क्या किया, या जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, उन्हें या तो शट डाउन कर दिया गया या फिर रीलोकेट कर दिया गया। बहुत रेडिकल डिसीजन था। इवन आप देखेंगे हमारा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वहां पे भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन रिलीज करती हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, या तो उन्हें शट डाउन किया जाए या रीलोकेट किया जाए। बहुत रेडिकल डिसीजन है, लेकिन चाइना ने लिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड टू अकम्प्लिश देयर ओलंपिक ब्लू टाइटल, ओके। यहां पर जो तीसरा स्टेप उन्होंने लिया, इट वॉज रिप्लेसमेंट ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स से जिनमें कोयले से बॉयलर्स चलते थे, ओके, कोयले से जो बॉयलर्स चलते थे उसे शिफ्ट कर दिया गया नेचुरल गैस से। जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जहां से बिजली बनती है, बिजली बनाने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर कोयले से ईंधन जो है वो कोयला एज अ फ्यूल यूज हो रहा था। कोल से बॉयलर्स को बॉयल किया जाता था, जहां से स्टीम बनाई जाती थी, भाप बनाई जाती थी, वाष्प, उसे हटाकर नेचुरल गैस को लिया गया। यहां से नेचुरल गैस को लिया गया, मीथेन को लिया गया, ओके, मीथेन को लिया गया, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट आर अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बहुत एक इंपॉर्टेंट स्रोत है, ओके, पोल्यूशन क्रिएट करने में। इसके बाद जो अगला स्टेप लिया गया वो था चाइना 6 एमिशन ऑफ व्हीकल्स। जैसे हमारे में BS6 चलता है, तो वहां पर चाइना 6 स्टैंडर्ड चलाया गया। गाड़ियों के लिए चाइना 6 इंजन वाली गाड़ियां चलाई गई, ओके। ये स्टेप्स लिए गए चाइना के द्वारा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और रेडिकल थे, ओके। इसके बाद यहां पर बीजिंग, तियानजिन, जैसे हमारे यहां गुरुग्राम, पलवल, गाजियाबाद, इस तरह के प्रोविंसेस हैं, ऐसे यहां पर भी 3 आसपास के इलाके आपस में कोऑर्डिनेट किए गए, बीजिंग, तियानजिन और हेबी, ओके। यहां पर यूनिफाइड एयरशेड स्ट्रेटेजी चलाई गई। एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी चलाई गई। दिल्ली है तो अलग से दिल्ली के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, ओके। अलग से गाजियाबाद के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, अलग से गुरुग्राम के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, ओके। यहां पर चाइना ने क्या किया, बीजिंग, तियानजिन और हेबई जैसे प्रोविंसेस को के लिए एक ही स्ट्रेटेजी बनाई गई। तो यहां पर भी हमें इस चीज से सीख लेने का, सबक लेने का एक बहुत मेजर लेसन है कि हमें भी जो दिल्ली एनसीआर वाला इलाका है उसके लिए कॉमन एयरशेड स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये चीज बनाई गई यहां पे,
ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी लर्निंग्स ले सकते हैं। ओके, लर्निंग्स विच इंडिया कैन टेक, जो इंडिया बोरो कर सकता है लर्निंग, जो कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास। सबसे पहले रीजनल कोऑर्डिनेशन, दिल्ली एनसीआर रीजन को कोऑर्डिनेट किया जाए, पहला स्टेप। ओके, इसके बाद गवर्नेंस को शिफ्ट करना होगा हमें। जो हमारी गवर्नेंस है उसे एपिसोडिक रिस्पॉन्सेस से लेकर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड मिशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट करना होगा। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, हम क्या करते हैं जब हम लोग सर्दियों में जागते हैं, जब पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, हमारे भाई बहन जो सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, या हमारी सरकार हुई, ठीक है, अथॉरिटीज़ हुई, हम आम जनता, हम सर्दियों में जागते हैं दिवाली के बाद जब पोल्यूशन बढ़ जाता है। हम साल भर उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, ना हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ना इवन हम एयर पोल्यूशन के बारे में जिक्र ही नहीं करते पूरा साल। जैसे ही दिवाली होती है हम एक कैंपेन छेड़ देते हैं अगेंस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के खिलाफ। इस चीज से हमें शिफ्ट करना होगा। ये जो एपिसोडिक रिस्पॉन्स है कि हम जैसे ही बरसात होती है तब हम उछलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। एपिसोडिक रिस्पॉन्स से हमें शिफ्ट करना होगा लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड मिशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पर। एक लॉन्ग टर्म हमें पूरे वर्ष उस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम इसकी रूट प्रॉब्लम, जो जड़, मूल जड़ की समस्या का जो जड़ है, उस पर हमें काम करना होगा। पूरे साल हमें उस पर ध्यान देना होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तब कुछ इस एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन निकल पाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि दिवाली हुई उसके बाद हमने हल्ला मचाना शुरू किया, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक साथ जाग जाते हैं, न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ हाउसेस सब एक साथ जाग जाते हैं पोस्ट दिवाली, और हम सब लोग AQI हल्ला मचाने लग जाते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। और हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब ग्रैप इंप्लीमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ओके, दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न। हम लोगों को सिर्फ उसी टाइम पर ध्यान नहीं देना है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी, पूरे ईयर हमें उस चीज़ पर फोकस करना होगा, तभी काम बनेगा। ओके, पहली चीज़, 2 पॉइंट ये हम लर्निंग ले सकते हैं। तीसरी लर्निंग क्या ले सकते हैं? ट्रीट एयर पोल्यूशन एज अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। सी, एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली एनसीआर की दिक्कत नहीं है। एयर पोल्यूशन ऑल ओवर इंडिया की एक दिक्कत बन चुकी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की दिक्कत बन चुकी है। तो हमें एयर पोल्यूशन को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे हमने कोविड को ट्रीट किया, ओके, उसी तरह से हमें नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना होगा एयर पोल्यूशन को, कि पूरे देश के लेवल पर हम एक्शन प्लान इस चीज को बनाएं और इंप्लीमेंट करें, तभी इस चीज से हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, हमें जो हमारा क्लीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे एक्सेलरेट करना होगा, बढ़ाना होगा। जो हम क्लीन एनर्जी, ईवी, सोलर, विंड, इन सब पे फोकस कर रहे हैं, उसको और तेजी देनी होगी। ठीक है, ये कैसे करना होगा? हमें हमें इंस्टॉल करने होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ओके, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को। जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है उसको इंसेंटिवाइज करना होगा, तभी काम चलेगा। ओके, और लास्टली हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना होगा। जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देना होगा। ओके, जो ऑड इवन रैशनिंग है उसे भी इंप्लीमेंट करना होगा, और बहुत सारे ग्राउंड लेवल पर हमें काम करने होंगे। ये सारे लेसन्स जो हैं हम बीजिंग से बोरो कर सकते हैं। ओके, ये इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट था, जो आर्टिकल अभी हमने पढ़ा। ओके,
ठीक है, ये इस आर्टिकल से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पोल्यूशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ से हमने और ज़्यादा रिफाइंड वे में इस चीज़ को पढ़ा। ओके, व्हाट इंडिया कैन बोरो, दिस इज व्हाट इंडिया कैन बोरो, द बीजिंग मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बीजिंग ने कौन कौन से स्टेप लिए और कौन कौन से स्टेप्स इंडिया भी ले सकता है, और ये आपके आंसर राइटिंग में एज अ वे फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा। ये वे फॉरवर्ड के कुछ स्टेप्स हैं, ओके, जिन्हें आप, पोल्यूशन इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन इन द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ से उस चीज़ के वे फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। ओके, हमने इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के एडिटोरियल्स ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं हम, इंडिया ओमान के रिलेशन, इंडिया इथियोपिया के रिलेशंस। ओके, आज हम देखने वाले हैं इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है उसका जो पोटेंशियल है उसे कैसे अनलॉक किया जा सकता है, इस पूरे आर्टिकल को हम देखेंगे। ओके, तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या बताया गया है? कंटेक्स्ट बताया गया है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी विजिट पर थे, 5 नेशन टूर जो हुआ था। ओके, जहां पर वो नामीबिया, घना, ट्रिनिडेड, टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील में गए थे। तो यहां से इंडिया और अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं, इंडिया और अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं, वो दोबारा से एक बार न्यूज़ में आ जाते हैं। ओके, तो देखते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को बारे में। ठीक है, कहां से शुरू होता है? शुरू करते हैं इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। जो हमारी इकोनॉमिक टाइज हैं उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सर, इसी सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो 2023 में G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया ने होस्ट करी थी, उसके दौरान अफ्रीकन यूनियन का जो एंट्रेंस हुआ G20 ग्रुप में, वहां से एक रिमार्केबल स्टेप रहा इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में। ओके, तो एंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ओके, अफ्रीकन यूनियन हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, प्लीज मेंशन इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में आप लिखेंगे कि कहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। हम ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेट्स टेस्ट योर मेमोरी। ओके, एंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज अ फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हो जाती है इन G20 ग्रुप। ओके, G20 ग्रुप में ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी। (2023) में जब इंडिया ने G20 होस्ट किया था, तब अफ्रीकन यूनियन एज अ फुल टाइम मेंबर G20 का पार्ट बना। इसकी वजह से इकोनॉमिक टाइज इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। ओके, अब दूसरा, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इट इज ऑल्सो इन द बैकड्रॉप ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द वेस्टर्न मार्केट। जो हमारा पश्चिमी मार्केट है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है, ओके, यूरोप का मार्केट, यूएसए का मार्केट, अमेरिका का मार्केट, वहां पे बहुत ज्यादा अनिश्चितता चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है। ओके, अनसर्टेनिटीज इन वेस्टर्न मार्केट्स, यूएसए एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूएसए में अनसर्टेनिटी है, अभी टैरिफ लगा दिए गए थे, इसलिए हम अफ्रीकन इकोनॉमीज पर फोकस कर रहे हैं। ओके, अफ्रीका की इकोनॉमी, अफ्रीकन इकोनॉमीज जो हैं, जैसे हमने देखा था इथियोपिया एक ग्रोइंग अफ्रीकन इकोनॉमी है, तो हम अफ्रीकन इकोनॉमीज पर अपने रिलेशंस क्यों बिल्ड कर रहे हैं? इसलिए बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि जो वेस्ट है, पश्चिमी मार्केट जो है, यूएसए का मार्केट, यूरोपियन यूनियन का मार्केट, वहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। ओके, कभी यूएसए हम पे टैरिफ्स लगा देता है, ओके, यूरोपियन यूनियन हम पे एनवायरमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा बैन लगा देता है इंडियन प्रोडक्ट्स पर। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए हमें अफ्रीका से अपने ट्रेड को बूस्ट करना होगा, अपने इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना होगा। ये मेन 2 पॉइंट हैं यहां पर। ओके, जिसकी वजह से हम यूरोप, अफ्रीका और इंडिया के इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। ओके, अब हमने टारगेट क्या रखा है? अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट है डबलिंग ट्रेड विद अफ्रीका बाय 2030।
2030 तक हमें अफ्रीका के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में 2030 तक हमें उस ट्रेड को डबल कर देना होगा। ओके, और यहां पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, इथियोपिया, इस तरह की जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं अफ्रीका की, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये हमारा टारगेट है 2030 का। ओके, अब इस पूरे जो टारगेट में कुछ पिलर्स हैं इकोनॉमी के। ओके, उन पिलर्स को समझते हैं। पहले पिलर की अगर हम बात करें, पहले स्तंभ की, पहला जो हमारा व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड पहला स्तंभ जो है, पहला कि हम अपने जो व्यापार के संबंध हैं वो किस तरह से अच्छे कर सकते हैं, पहला पिलर जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच, ओके, वो रहेगा रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। जो हमने ट्रेड में बैरियर्स लगा रखे हैं, टैरिफ लगा रखे हैं कि हमारा सामान यहां से जाएगा तो अफ्रीका कुछ परसेंट का उस पर टैरिफ लगाएगा, कुछ टैक्स लगाएगा, तब जाके वो अफ्रीका में बिकेगा। या अफ्रीका का कोई सामान इंडिया में आएगा, इंडिया उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगाएगा, फिर वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगा। ओके, इस तरह के ट्रेड बैरियर्स को हमें हटाना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जैसा हमने इंडिया ओमान के बीच में देखा है। ओके, रिमूविंग ट्रेड बैरियर, ओके, एंड एंगेजिंग इन नेगोशिएशंस फॉर सेपा, एंड engaging comprehensive economic trade partnership agreement, ओके, सेपा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता, टैरिफ्स नहीं होते, उसके लिए हमें काम करना होगा। ये पहला पिलर है, पहला स्तंभ है। कौन सा? कि हमें ट्रेड बैरियर हटाने होंगे, सेपा के लिए इनिशिएटिव लेना होगा। ओके, ये था पहला बैरियर। आगे चलते हैं, पहला पिलर। ओके, सेकंड पिलर की अगर हम बात करें, दूसरा स्तंभ जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, सेकंड पिलर है सेटिंग अप ऑफ क्रॉस बॉर्डर जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब है इस चीज का, ये समझते हैं। देखो, क्रॉस बॉर्डर, इंडिया और अफ्रीका के बॉर्डर्स के आसपास में क्रॉस बॉर्डर जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, जॉइंट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। ओके, आपने तीन तरह के सेक्टर सुने होंगे, एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, कृषि आती है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें हम चीज सामान बनाते हैं, ओके, जैसे कि शर्ट मेकिंग हो गया, कार मेकिंग हो गया, इस तरह की चीजें, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरे सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सामान को बनाने वाला जो सेक्टर है उसका जॉइंट एक बिजनेस क्रॉस बॉर्डर एस्टैब्लिश करें। ओके, ये सेकंड पिलर में बात करी गई है। तो यहां पे हमने बात करी गई है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करनी होंगी अफ्रीका में। ओके, सेटिंग अप ऑफ जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें अफ्रीका में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलनी होगी, फैक्ट्रीज खोलनी होंगी, वहां पर जाकर ट्रेड करें, मैन्युफैक्चर करें और वहां पर जाएं, क्योंकि वहां पर एक ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट है। ओके, कंज्यूमर बेस है, वहां पर लोग खरीदने वाले लोग हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है। ओके, दूसरे पिलर में और आ जाता है डीपनिंग एंगेजमेंट विद अफ्रीकन रीजनल ग्रुपिंग। जो अफ्रीका की रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, ओके, अफ्रीका की अपनी जो यूनियंस हैं ट्रेड से रिलेटेड, उनके साथ हमें एंगेज करना होगा, उनके साथ अपने एग्रीमेंट बनाने होंगे, कुछ समझौते करने होंगे। ओके, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। ओके, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, तंजानिया, इथियोपिया, ये कुछ देश हैं। कुछ देश आपस में मिलकर उन्होंने क्या किया है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, टैक्स मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया है, जिसमें वो एक दूसरे की कंट्री में बिना टैक्स के जो भी सामान है उसका एक्सचेंज करते हैं, उन्हें उसका बाइंग और सेलिंग करते हैं। उन
जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं अफ्रीका की, उन ग्रुपिंग्स के साथ हमें भी समझौता करना चाहिए। ओके, जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं अफ्रीका की, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ग्रुपिंग है, उसके साथ हम मिल सकते हैं और अपने इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट कर सकते हैं। ये है सेकंड पिलर हमारा इकोनॉमिक टाइज से रिलेटेड। ओके, अब हम तीसरे पिलर की बात करें, थर्ड पिलर तीसरे स्तंभ में आ जाता है। ओके, तीसरा स्तंभ आ जाता है, वो है हमारा एमएसएमई से रिलेटेड। ओके, एमएसएमई को बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारी एमएसएमई है उनके लिए फाइनेंसेस जुटाने का काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, थर्ड पिलर इज एक्सेसिबिलिटी टू ट्रेड फाइनेंस एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। जो हमारे मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनके ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है एमएसएमई की। ओके, और यहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं लोकल करेंसी में, ट्रेड इन लोकल करेंसीज। जो लोकल करेंसी है वहां की और यहां की, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके साथ, जॉइंट इंश्योरेंस पूल बना सकते हैं। जैसे कोई भी हम कंपनी खोलते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। ओके, अगर कोई मैं बिजनेस लूंगा तो इंश्योरेंस लूंगा, तो हम जॉइंट इंश्योरेंस, ओके, जो बीमा होता है उसे जॉइंट बीमा हम कर सकते हैं। ओके, जॉइंट बीमा हम कर सकते हैं एमएसएमई की फील्ड में। तो तीसरा जो स्तंभ है, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जो उनको उनके ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए हमें एक्सेस मिल सकता है। ओके, लोकल करेंसी है, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और जॉइंट इंश्योरेंस पूल हो सकता है, सपोज यहाँ की एमएसएमई और वहां की एमएसएमई आपस में कोई एक समझौता कर लें, एग्रीमेंट कर लें, उनका एक जॉइंट बीमा हो जाए। इस तरह का जॉइंट इंश्योरेंस पूल वाली हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पिलर आ जाता है, चौथा स्तंभ। चौथे स्तंभ की अगर हम बात करें तो आ जाता है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को लेकर। जो पोर्ट है, समुद्री जो रास्ता है, मैरी टाइम, उसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, हिंटरलैंड की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग समुद्र के रास्ते बहुत ज्यादा पास में हैं। ओके, समुद्र के रास्ते इंडिया और अफ्रीका बहुत पास में है, तो इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जा सकता है, समुद्री रास्ता, समुद्री कॉरिडोर बनाया जा सकता है। पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, जैसे चाबहार पोर्ट हमने बनाया। ओके, इस तरह से हम पोर्ट मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं अफ्रीका में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और जो लास्ट पिलर है, फिफ्थ पिलर की अगर हम बात करें, तो वो रहेगा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड स्केलिंग अप ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड डिजिटल ट्रेड को हम बूस्ट कर सकते हैं अपने बीच में। डिजिटल ट्रेड को बूस्ट करते, जैसा कि आपने याद होगा, इंडिया और ओमान के बीच में एनपीसीआई का रुपे कार्ड जो था वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, हमारा जो यूपीआई है वो चलता है काफी देशों में। ओके, एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज, ओवरसीज यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, इथियोपिया में एजुकेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर। एजुकेशन, शिक्षा का जो क्षेत्र था, इंडिया के बहुत सारे आईआईटीज और आईआईएम्स का जो सेंटर है वो वहां पर एस्टेब्लिश है। इस तरह से हम सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी, ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में थी। तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। तो जैसा हमने देखा कैसे पूरी कहानी चलती है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, 2023 में जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, तब अफ्रीकन यूनियन फुल टाइम मेंबर बना था, सबसे पहला अचीवमेंट। दूसरा, जो पश्चिमी व्यापार मार्केट जो है, वेस्टर्न मार्केट जो है, वहां का यूएसए और यूरोपियन यूनियन का, वहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं। कभी भी यूएसए हम पे टैरिफ लगा देता है, इसलिए हम अफ्रीकन इकोनॉमीज की तरफ टर्न कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है 2030 तक डबलिंग ट्रेड विद अफ्रीका। इसमें 5 पिलर हमने देखे। पहला पिलर है ट्रेड बैरियर्स को हटाना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप पर फोकस करना। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर ज्वाइंट वेंचर
ओके, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस सेटअप करना, ओके, वहां की जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली, उनके साथ डील करना। तीसरा पिलर एमएसएमई से रिलेटेड, एमएसएमई के लिए फाइनेंसेस इकट्ठा करना, ओके, जॉइंट इंश्योरेंस बनाना। चौथा, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, जो हमारे पोर्ट हैं, सी पोर्ट्स हैं, उन्हें मॉडर्नाइज करना। इंडिया और अफ्रीका के जो मैरीटाइम कॉरिडोर हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, उसे अच्छा बनाना, कॉरिडोर्स डेवलप करना। और फाइनली एजुकेशन या सर्विस से रिलेटेड सेक्टर को बूस्ट करना। ये था हमारा पूरा इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशन है, ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी राह में अभी आज की ही न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है। दिस न्यूज इज रिलेटेड विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, एक बार और समझ लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। ओके, ये है इंडिया, ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां से क्या हुआ, इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट बना, इंडिया से कोई प्रोडक्ट बना और न्यूजीलैंड बिकने के लिए गया वो। ठीक है, इंडिया ने सपोज शर्ट बनाई और वो शर्ट गई न्यूजीलैंड बिकने के लिए, सेल होने के लिए। ठीक है, यहां पर इंडिया ने जो शर्ट बनाई थी उसका कॉस्ट था 100 रुपीज। यहां न्यूजीलैंड पे जाकर न्यूजीलैंड ने उस पर टैरिफ लगा दिया 20% का, तो यहां पर अब शर्ट की कॉस्ट क्या हो गई, 120 रुपए हो गई। ठीक है, अब वो शर्ट यहां पर 120 की बिकेगी। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तब यहां पर ये टैरिफ हट जाता है। अब जो 100 रुपए की शर्ट थी वो 120 नहीं, 100 रुपए में ही बिकेगी। ठीक है, सेम उल्टा होगा, न्यूजीलैंड से कोई भी प्रोडक्ट बना, इंडिया आया, इंडिया ने कोई टैरिफ नहीं लगाया। यहां पर सपोज न्यूजीलैंड का कोई भी आइटम, न्यूजीलैंड का एक टॉय है, पर्टिकुलर टॉय, वो 50 रुपए का बना, वो 50 रुपए का ही इंडिया में बिकेगा। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, समझेंगे इस चीज को बहुत ध्यान से। तो ये चीज आज ही हुई है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक वार्ता संपन्न हुई है। अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वार्ता संपन्न हुई है। क्या वार्ता है, नई दिल्ली होप कर रही है कि हमें जो वेलिंगटन के मार्केट है, पहला पॉइंट, ठीक है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड अगर हम लिखें, ठीक है, यहां हेडिंग में से देखा कीजिए आप, ये हेडिंग है और दूसरी सब हेडिंग है। यहां पर एक टर्म दिया है वेलिंगटन। क्या है ये वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। ओके, कैपिटल क्या है, तो क्या लिखा है, न्यू दिल्ली होप्स, न्यू दिल्ली आशा करता है, टू एंजॉय टैरिफ एक्सेस टू वेलिंगटन मार्केट। जो वेलिंगटन के मार्केट है, मतलब न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी का सेंटर है, वहां के जो मार्केट है उनसे ट्रेड फ्री एक्सेस हो जाएगा, टैरिफ फ्री, टैरिफ फ्री एक्सेस हो जाएगा। मतलब जो हमने समझा टैरिफ फ्री किस तरह से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। जो आइलैंड नेशन है, जो न्यूजीलैंड आइलैंड है, उसने प्रॉमिस किया है इंडिया को 5000 वर्क वीजा हर साल देने का, कि हर साल इंडिया को 5000 वर्क वीजा देगा। काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो वीजा लगते हैं न्यूजीलैंड देगा 5000 एक साल में। ओके, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा है कि ऐतिहासिक हमने एक जीत हासिल करी है, शेयर्ड एम्बिशन दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में, ये एक शेयर्ड एम्बिशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें फाइनल हुई हैं, सबसे पहले ड्यूटी फ्री ट्रेड रहेगा। ओके, 20 बिलियन 15 साल तक के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, द प्रपोज्ड डील विल गिव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड इंक्लूड्स एन एफडीआई कमिटमेंट ऑफ $20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स। ओके, यहां से याद रखेंगे, $20 मिलियन का एफडीआई रहेगा 15 सालों तक के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस रहेगा, बहुत सारी चीजों में, मीट, वूल, कोल, पावर, इन सब चीजों में। ठीक है, 5000 वर्क वीजा एनुअली, एनुअली जो है 5000 वर्क वीजा रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट यहां पर रखा ध्यान में रखा जाए वो है नो कंसेशन इन डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर को इससे दूर रखा गया है, जो इंडिया का डेयरी सेक्टर है उसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहां पर लिखा गया है कि इंडिया ने अपने डेयरी सेक्टर को, फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स के जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट किया है। ओके, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए यहां पर कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, कोई इंपोर्ट नहीं होगा डेयरी से रिलेटेड। ओके, नो कंसेशंस इन डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में कोई कंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूज अभी ये प्रपोज्ड है, ये जो अभी हुआ है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और न्यूजीलैंड के मिनिस्टर टोड मैकले नई दिल्ली में मंडे को मिले और इन्होंने इस तरह की वार्ता को कंक्लूड किया है। और यहां पर जो ये एग्रीमेंट है, ये इसकी आशा लगाई जा रही है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में, ओके, इंडिया से लेके जनवरी से लेके जून के बीच में ये एग्रीमेंट हो सकता है। ओके, 5 मिलियन बायलैटरल डबलिंग होगा ट्रेड का। ओके, ये सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें रही जाएंगी? पहला, अगर होगा ये 2026 के फर्स्ट हाफ में ये एग्रीमेंट होगा, तब हम, जब ये न्यूज दोबारा रिपीट होगी और जो फाइनलाइज होंगी बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड, वो हम चीजें देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये है कि 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा न्यूजीलैंड के द्वारा, 15 सालों तक एफडीआई होगा इंडिया में। ठीक है, ड्यूटी फ्री कंसेशन दिए गए हैं कीवी फ्रूट से रिलेटेड, वाइन, सी फूड, चेरीज, एवोकाडोज, ओके, इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क, मनुका हनी, मिल्क एल्बुमेंस, इस तरह की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोई भी कंसेशन डेयरी सेक्टर में नहीं दिया गया है। तो यहां पर हमारे जो फार्मर्स हैं और डेयरी फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा गया है इस पूरे जो भी हमारा एग्रीमेंट का टॉक हुआ है उसमें। ये एक टॉक है अभी। ओके, दिस इज नॉट अ फाइनलाइज्ड डील। अभी इस डील को कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2026 के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ये ट्रेड जो है, ये एग्रीमेंट जो है, ये फाइनल हो सकता है। ठीक है, नाउ कम्स अजानदीप इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट जॉइंस द नेवी। ठीक है, नेवी है हमारा। ठीक है, क्या हुआ है, इंडियन नेवी ने एक एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट ज्वाइन किया है। ठीक है, इसे इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अंजादिप, ओके, या अंजादीप, ये क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वाटर, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ओके, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। किस तरह से समझेंगे आप इसे? जो हमारी सबमरीन्स होते हैं, पनडुब्बी होते हैं, उन पनडुब्बी से लड़ने के लिए एक वॉरफेयर वॉरशिप लिया गया है एंटी सबमरीन, जो सबमरीन्स को खत्म करेगा, एंटी सबमरीन के खिलाफ लड़ेगा। शैलो वाटरक्राफ्ट, पानी में चलने वाला, छिछले पानी में चलने वाला शैलो वाटरक्राफ्ट जो है, वो इंडिया ने अभी लिया है, मतलब इंडिजिनसली बनाया है। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरशिप, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं ASWC। ठीक है, ये लिया है, ये बनाया गया है आपका, किसके द्वारा बनाया गया है? ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है। ये किस किस के द्वारा बनाया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता, एंड L&T, ओके, L&T शिपयार्ड, कत्तूपल्ली। ये इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहली बात याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे,
अंजादीप नाम का एक वाटर क्राफ्ट बना है। ओके, समुद्र में लड़ने वाला सबमरीन, जो पनडुब्बी होती हैं उनके खिलाफ लड़ने वाला, पनडुब्बी के खिलाफ लड़ने वाला एक वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी को मिला है। इंडिया ने ही बनाया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत। पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के तहत बना है। यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता और L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली, इन्होंने मिलके ये चीज बनाई है। ठीक है, याद रखेंगे, सिंपल पूछा जा सकता है कि अजानदीप क्या है। ठीक है, और ये जो बनाया गया है अजानदीप, इट इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू ये बनाया गया है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, ये गाइडलाइंस हैं, इसके तहत बनाया गया है। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग में जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से इसको बनाया गया है। ये हमारा, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, कोस्टल सर्विलांस और माइन लॉबिंग के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, न्यूज देखते हैं एक बार। सबसे पहले नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंजादीप इंडिजिनस है, भारत ने खुद बनाया है, एंटी सबमरीन पनडुब्बी के खिलाफ लड़ने वाला वाटर क्राफ्ट है जो कि नेवी को मिला है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे किसने बनाया, इंडिजिनसली बनाया है, भारत ने ही खुद बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। ठीक है, जॉइंट वाटर इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के तहत ये बनाया गया है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे इंडिजिनसली बिल्ड है। इसके क्या क्या खूबी हैं, सबसे पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसकी, सबमरीन जो पनडुब्बी होती है उसके खिलाफ लड़ने की कैपेबिलिटी है। कोस्टल सर्विलांस, जो समुद्री तटीय इलाके हैं, तटीय इलाकों में नजर रखने के लिए, सर्विलांस रखने के लिए कि कोई बाहरी फॉरेनर इन्वेडर ना घुसाए, उसके लिए। और माइन लेइंग ऑपरेशन, जो माइन लेइंग ऑपरेशन होता है समुद्र में बिछाने वाला, उसके खिलाफ इसकी कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, इसका नाम किस पे पड़ा है, कर्नाटक के पास एक आइलैंड है अंजादीप आइलैंड, उस आइलैंड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहां से ये जो नाम रखा गया है, इससे हमारा कमिटमेंट रिफ्लेक्ट होता है कि हमारा जो समुद्री इलाका है हम उसे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैरीटाइम डोमेन को भी एक्सटेंसिवली हम सेफगार्ड करते हैं, उस चीज को ये चीज बताई गई है। तो यहां से आपको नाम बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी अगर हम न्यूज की बात करें, PSU साइंस पैक्ट विद साफरान ग्रुप, ज्यादा देखिए ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स इसमें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया की एक मिनी नवरत्न कंपनी है, इंडिया की मिनी नवरत्न कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ठीक है, इसने डिफेंस सिस्टम परचेज किए हैं। ठीक है, डिफेंस सिस्टम परचेज किए हैं। ठीक है, साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी से लिए गए हैं, जिनके नाम है, जिन डिफेंस सिस्टम के नाम है सिग्मा 30N और CM3MR। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, यहां लिख देते हैं। बस इतना याद रखेंगे, वो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, सिग्मा 30N और CM3MR क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ये डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया ने फ्रांस से परचेज किए हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ है। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है, लास्ट न्यूज है। ठीक है, फॉरेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कंटेक्स्ट समझिए, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है कर्नाटक में एक गांधी जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम सभी जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो कर्नाटक की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है गांधी जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी है जो फार्मिंग करती है। इन्होंने क्या किया है, इलीगली तौर पर, इलीगल तरीके से 134 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट में
एग्रीकल्चर करने के लिए ये जिम्मेदार ठहराए गए हैं, यहां पर कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट अपना जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसे नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जो जंगल वाला इलाका है, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है, उन फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। ये शॉर्ट सी स्टोरी है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर एक मैप दिया है, ठीक है। एक हमने इसको याद करने के लिए, आप सभी जानते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है? लैंडलॉक्ड सी है, जो कि समुद्र से लगी हुई नहीं है। कैस्पियन सी एक लैंडलॉक्ड सी है, लैंडलॉक्ड एक बहुत बड़ी लेक है, ठीक है। इसका एक निमोनिक याद करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इन सी से सराउंडिंग कंट्रीज पूछ ली जाती हैं कि इस पर्टिकुलर सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी सराउंडिंग कंट्रीज नहीं है। तो आप याद रखेंगे इसका जो निमोनिक है वो है कीरत। ओके, कीरत याद रखेंगे। के फॉर कजाकिस्तान, I for ईरान, R for रशिया, A for अजरबैजान एंड T for तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। याद रखेंगे कैस्पियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज का न्यूमोनिक है कीरत। कीरत, K stands for कजाकिस्तान, I stands for ईरान, R stands for रशिया, A stands for अजरबैजान एंड T stands for तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखेंगे कैस्पियन सी का जो निमोनिक है वो क्या है? कीरत। ओके, वन लाइनर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही था। होप आप सभी को समझ में आया हो, अच्छी लगी हो क्लास। ओके, कोई भी फीडबैक है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।